shaft centering arrangement. Shaft centering arrangement is very important in shaft sinking. एक्टिविटी इन shaft sinking, ये ध्यान रखना भाई, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं बैकबोन ऑफ द माइनिंग इज सर्वियर। सर्वियर का स्टेटस इसलिए अच्छा हाई है क्योंकि वो उसके बिना खदान नहीं चल सकती। वो मैन तो ठीक है, एक नहीं दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा आ जाएगा, सर्वियर आप बदल नहीं सकते रोज रोज। ठीक है ना, वही सर्वियर से आपको काम कराना पड़ता है लॉन्ग टाइम पे, नहीं तो फिर नया आएगा तो फिर कचरा कर देगा वो। देखिए इसके अंदर में वर्टिकली एंड रेडियस ऑफ द शाफ्ट आर चेक टाइम टू टाइम, यूजुअली वंस इन एवरी डे। वंस इन एवरी डे के अलावा क्या होता है, करना ही पड़ेगा आपको। एवरी डे में ब्लास्टिंग होती है तो एक बार कम से कम डेली जो है आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, ब्लास्टिंग नहीं हुआ 24 घंटे में तो बात अलग है। इसका अंदर में देखिए ये अरेंजमेंट, ये एग्जाम के काम का नहीं है फिर भी समझ लिए। ये है विंच, देखिए ये विंच दिख रही है, ये मैनुअल विंच है क्योंकि इसके अंदर में बहुत पावर विंच की जरूरत नहीं है। इसका अंदर में एक रोप होता है, वो बताऊंगा क्या होता है, वो पियानो वायर होता है वो। ठीक है, रोप नहीं है वो। पियानो में जो पियानो बजाते हैं टिक 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 का ढंग डिंग डिंग जो बजता है ना, वो वाला रोप होता है ये। ठीक है, ये इसमें टेंशन घींच सकते हैं आप इसको बकायदा। इसका नाम है कुछ भी नहीं है, ये आपकी शार्प का साइड है और ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है ना, ग्राउंड लेवल से हो सकता है, ग्राउंड लेवल आपने पैरापीट वॉल बना दिया ना, इसलिए यहाँ पे इसको ऊपर तक कर दिया, नहीं होगा तो आप इसको यहाँ भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब रोलर के सहारे, कुल मिला के आपका जो ड्रॉर होता है ना अलमारी के अंदर में, वो अलमारी का ड्रॉर को आप पकड़ के खींचोगे इधर, ठीक है ना, तो ये यहाँ से खींच के बाहर आ जाएगा यहाँ तक। ये उतना ही आएगा मैक्सिमम ड्रॉर में जितना क्लिप लगा हुआ है। वो लगा होता है ना, क्या बोलते हैं, स्लाइडर जो होता है, हिटेची का आता है बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सारे कंपनी का आता है, हिटेची नहीं है वो, किसका है, जर्मनी का बहुत अच्छा। तो हैटिज हैटिज का आता है। तो वो वाला जो लगा दिया आपने तो वो उतना ही निकलेगा जितना उसका हुक यहाँ पे आके लॉक हो जाता है। सेम यहाँ पे है कि गर्डर को हम क्या करते हैं, एक लोहे का चैनल लगाते हैं ये यहाँ तक। ठीक है, और इसके ऊपर में एक चैनल और फंसाते हैं जिसमें रोलर होता है। ये रोलर है, ये रोलर। ठीक है, ये तो बाहर निकला है ना इसलिए आपको दिख रहा है ये, बाकी ये अंदर घुस जाता है शाफ्ट के। और इसको सर्वे, इतना सर्वे परफेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे खींचता है और खींच के एकदम एग्जैक्ट पोजीशन वर्टिकल यहाँ पे लाता है। और उसके बाद यहाँ पर जहां तक आता है वो, उसके बाद यहाँ पे क्या जो होता है जो भी है, यहाँ पे एक वेल्डिंग का ये जो स्लॉट होता है, ये वाला पट्टा, ये आगे फंस जाता है। मतलब उसके आगे वो खींच ही नहीं सकते आप, किसी हालत में नहीं खींचेगा, 1 मिलीमीटर भी नहीं खींचेगा। ठीक है, और इसको बाकायदा ग्रीसिंग ग्रीसिंग करके कचरा ये जो डेब्रिस है उससे बचाना पड़ता है। इसको क्या करते हैं, खींच लेते हैं। इसके बाद में यहाँ से ये रोप को निकाल लेते हैं उस समय। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट दे देना चाहता हूँ। माइनिंग गुरुजी ऐप ने डीजीएमएस एग्जामिनेशंस के लिए 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं। पहला कोर्सेज है लेजिस्लेशन पेपर का, जो कि ऑनलाइन लाइव क्लास होगी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मैनेजर एग्जाम के लिए, और रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों के लिए। ये क्लासेस चालू होगी 26 अगस्त 2024 से। दूसरा कोर्स है वेंटिलेशन पेपर। वेंटिलेशन पेपर भी ऑनलाइन लाइव क्लास होगी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर एग्जाम के लिए, और ये स्टार्ट होगी 9 सितंबर 2024 से। अधिक जानकारी के लिए
हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका ऐप का लिंक हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। जब ये इसको इधर खींच लेते हैं तो रोप कहाँ लटका के रखोगे आप? यदि लटकाने का जगह है तो लटका रहेगा। रोप को पूरा लपेट के खींच लेते हैं, और जब इसको यहाँ खींच देते हैं तब रोप को धीरे धीरे इससे उतारने के बाद में छोड़ते जाते हैं। तो ये क्या होता है? इसका नाम है प्लम वायर बोलते हैं इसको। प्लम बाप नीचे लटका होता है, यहाँ पर एक गोला लटका होता है, ऐसा प्लम बाप। अरे जो क्या बोलते हैं मिस्त्री लोग करते हैं ना, प्लम बाप लटकाते हो, तो ये लटका रहता है, ठीक है ना। तो इसका तरीका इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसका नाम है, मेन चीज क्या होता है कि इसके अंदर में जो नीचे में वेट होता है, वो ध्यान रखिएगा। ये प्लम वायर जो होता है, इसको टेंशन देना पड़ता है, तो जो प्लम बॉब जो है, जो गोला है, ये वाला लट्टू टाइप का, इसका पॉइंटर होता है, ठीक है। ये 19 का होना चाहिए, हल्का नहीं चाहिए। 19 का होता है, ये इतना बड़ा हैवी होता है, ठीक है। और ये जो वायर होता है प्लम वायर, ये पियानो वायर होता है, देखिए, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा वायर से सेंटरिंग अरेंजमेंट करते हैं। पियानो वायर होता है, ठीक है। ये पियानो वायर पुल्ली से नीचे उतारता है, उसके नीचे में 19 kg का प्लम बाब होता है, और एकदम जमीन से सर्वे नीचे खड़ा रहता है, ठीक है ना। और एक आध दो 2 सेंटीमीटर तक नीचे लाके उसमें कम्युनिकेशन रहता है। तो एक आध 2 सेंटीमीटर ऊपर लाके उसको सेटल करता है बहुत देर। और पियानो वायर में एक खासियत होती है कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता है, मतलब ये झूलता नहीं है। मतलब इसमें जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी को छोड़ेगा तो घूमती रहती है वो, ये घूमता नहीं है। और दूसरा आपने वेट लटका दिया तो और कहाँ से घूमेगा, ठीक है। फाइन वायर होता है पियानो वायर, बहुत ताकतवर होता है ये। क्योंकि लोग बजाते हैं ना, घंटों बजाते रहते हैं एक ही जगह घस घस के, तब भी नहीं टूटता हो, ठीक है। तो इसके अंदर में 90 kg जब सेटल हो जाता तो निशान लगा लेता। निशान लगाने के बाद में आपका ये जो ग्राउंड है, आपने इस जगह पे निशान लगा दिया, ठीक है, सेंटर। अब हमारे पास एक रॉड रहती है, ठीक है, मेजरिंग रॉड बोलते हैं इसको। ये मेजरिंग रॉड आपका डायमीटर के बराबर होती है, डाया के इक्वल होती है, ओ सॉरी, रेडियस के इक्वल होती है। तो यहाँ से क्या करते हैं, सेंटर के ऊपर में उसमें एक तो वो क्या बोलते हैं, जैसे राड होती है ना ऐसे, ये राड, तो इसमें क्या होता है, एक तो यहाँ पे हम पॉइंटर बना देते हैं, ऐसे पॉइंटर, ऐसे। और इसको यहाँ पे एक आदमी दबा के पकड़ लेता है, और एक आदमी इसको क्या करता है, जैसे ये पकड़ लिया, और एक चेनमैन जो है, एक इसको पकड़ कर रखेगा पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में। बहुत सारा रहता है इसके अंदर में, क्या होता है वो वाला भी बना देते हैं लोग। इसके अंदर में ऐसा प्लेट बना देते हैं, उसमें एक छेद रहता है, वो दिखता है, और बकायदा उस पॉइंट के ऊपर में, और इसको इस टाइप से बना देते हैं, ऐसा, ऐसा बेस बना देते हैं, और इसमें फंसा देते हैं राड का वो बियरिंग टाइप का, तो बहुत इजीली घूमता है। तो यहाँ से इसको ऐसा घुमाते जाते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पे छोटा हो गया ऐसे, तो ये राड तो निकलेगी नहीं यहाँ से, टकरा जाएगी। तो यहाँ निशान लगा देगा चूने से कि भैया यहाँ पे आप खोदो। यहाँ ले गया, पता चला राड यहाँ आ गई, यहाँ से 1.5 फीट आगे और खाली है। तो फिर यहाँ पे सेंटिंग जो लाइनिंग करने वाले के लिए बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा मत ब्लास्टिंग करो कि जो शाफ्ट का वर्टिकलिटी खराब हो जाए। इस तरीके से ये सर्वे करते रहते हैं लोग, डेली डेली डेली। तो इसमें ज़्यादा मिस्टेक नहीं होती है, इसलिए आपका शाफ्ट बहुत अच्छे है। इंडिया में वाइंडिंग सिस्टम माइनिंग में ही अकेला एक ऐसा है कि जिसकी शाफ्ट सिंकिंग और वाइंडिंग ऑपरेशन 100% परफेक्ट चलता है।
बाकी कोई माइनिंग का ऑपरेशन परफेक्ट नहीं चलता। अभी मैकेनाइजेशन आ जाने से कंटिन्यूस माइनर वगैरह परफेक्ट हो गए हैं। बाकी हमारी माइनिंग टेक्नोलॉजी में जुगाड़ के सिवा कोई काम नहीं चलते रहा है। ठीक है। पर वाइंडिंग में कोई जुगाड़ काम नहीं करता। कोई टेक्नोलॉजी, उसकी जो टेक्नोलॉजी वही काम करती है, शाफ्ट सिंकिंग में भी और वाइंडिंग में भी। वाइंडिंग के पूरे रेगुलेशन को बकायदा फॉलो अप किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे ये जो सिंकिंग के जो आपका अरेंजमेंट है, ये किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिस्टर्ब, नो डिस्टर्ब। क्या? ये अरेंजमेंट। ठीक है ना? नहीं तो आपका पूरा सेंटर खराब कर देगा ये। क्योंकि इसको सर्वे बार बार चेक करता है आके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके सर्वे क्या करेगा, इसको जब आएगा ना तो यहाँ पे इसको नाप के चेक करेगा वो, ये वाला एरिया को। यहाँ पे भी वो रॉड काम आती है। ठीक है ना? शाफ्ट के किनारे से एक रॉड को फंसाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे खड़ा रहने का जगह वगह बनाते हैं लोग। ठीक है ना? और इसको नापेगा वो। ठीक है ना? ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए यहाँ से खड़े होके भी उसका। और इसमें 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर का भी गैप आ गया तो इसको बोलते हैं डेविएशन। यदि हिल गया ये, डेविएशन मतलब चेंज ऑफ एंगल। लिख लीजिए, चेंज ऑफ एंगल। ये आपको बोल में समझ में आएगा पढ़ने में। चेंज ऑफ एंगल मतलब वर्टिकली 90 डिग्री है, और मान लो ये 90 डिग्री से इधर आ गया तो 89 डिग्री हो गया। ठीक है ना? तब तो आपका कोट 89 डिग्री तो बहुत बड़ी बात है। 89 डिग्री और 55 सेकंड भी हो गया ना, तो आप गए 5 सेकंड में वो आपको शाफ्ट को 300 मीटर शाफ्ट को पूरा तिरछा कर देगा। डीलिंग विथ वाटर। ये वाटर का जो डीलिंग है, शाफ्ट सिंकिंग के टाइम पर डीलिंग करने में पानी को कैसे डील करेंगे। ठीक है ना? तो हमारा जो शाफ्ट का बॉटम होता है, इसके अंदर में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। एक तो सीपेज वाटर होता है, यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाता है, ये होता है सीपेज वाटर। सीपेज वाटर, क्योंकि कुआं जब भी खोदेंगे तो उसमें पानी तो आएगा, स्ट्रेटा वाटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटा वाटर। स्ट्रेटा वाटर, इसका नाम है स्ट्रेटा वाटर, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है। तो इसके अंदर में अब ये जब हमको जब क्या होता है, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमको काम करना है एकदम फ्लोर में ही। माइनिंग में हम लोग अंडरग्राउंड माइन में जब काम करते हैं तो फेस में काम करते हैं और पानी हमारा नीचे इकट्ठा होता है। किंतु यहाँ तो हमको जिस जगह काम करना है वहीं पे पानी इकट्ठा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं इस जगह पर, इसको हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ से पानी को निकालने का अरेंजमेंट करना पड़ता है। ये मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटी इन सॉफ्ट सिंकिंग। ये वाटर जो है, इसके अंदर में एक्टिविटी सबसे क्रिटिकल होती है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका 100 लीटर से ज्यादा यदि पानी आ रहा पर मिनट, आपको पंप तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। आपको एक पंप लगाना पड़ेगा, और छोटा पंप लगाइए। ठीक है। बीच बीच में हम सम बनाते चलेंगे, इंसेक्ट बनाएंगे, और वहां पे पानी को डिवाटर करेंगे कि बड़ा पंप हम नीचे में नहीं लगा सकते, तो पंप लगाना पड़ेगा। और ये पंप होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सॉफ्ट सिंकिंग के टाइम पर किस टाइप का पंप का यूज किया जाता है नॉर्मली। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड अच्छा होता है, तो ये पानी को ऊपर तक फेंकने की कोशिश करता है। नॉर्मली 50 मीटर तक इसका हेड होता है। ठीक है ना? 50 मीटर तक आप हेड कर सकते हैं। इसका एम्पिला बढ़ा दें तो ये 100 मीटर तक भी पानी फेंक सकता है। इसको बोलते हैं हम लोग हेड। हेड ऑफ पंप। पानी पंप वर्टिकली जितना ऊपर तक फेंक सकता है, उसको बोलते हैं हेड ऑफ वाटर। तो हेड ऑफ वाटर ना होके यहाँ पर, बाकी नॉर्मली हम पानी को हेड ऑफ वाटर बोलते हैं, तो यहाँ पे हम हेड ऑफ पंप बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मैंने इसलिए जानबूझ कर लिखा है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि हेड ऑफ पंप है, पंप जितने ऊपर तक पानी फेंकेगा वो पंप का हेड कहलाएगा। ठीक है। पानी का हेड तो अलग चीज है, वो डैम वगैरह में या उसमें करने के लिए वो हेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिवाटर पानी को निकालना डिवाटरिंग कहलाता है। और यहाँ पर
पंप डिस्चार्ज वाटर राइट एट सरफेस। जितना हम कोशिश करें कि डेप्थ बढ़ेगी तो हमको नेचुरली आपको शाफ्ट के बीच में इंसेक्ट, मतलब ये जो शाफ्ट है, यहाँ से जब हम नीचे जाएंगे, पंप की कैपेसिटी, पंप का हेड यदि बढ़ जाएगा तो पानी कैसे ऊपर जाएगा? यहाँ तो आएगा ही नहीं पानी। तब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मिड में पहले से प्लान करके एक सम बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे लैंडिंग का अरेंजमेंट रखते हैं। यहाँ पे मतलब आपका सिंकिंग बकेट या जो भी अरेंजमेंट है उसको रोकने का अरेंजमेंट रहता है। यहाँ से उतर के पंप वाला यहाँ चला जाएगा, मेंटेनेंस वाला पंप चलाएगा, ये नीचे वाला तो पंप चलाएगा। और यहाँ नीचे का जो पंप है वो भी विंच में लगा होता है। विंच बता चुका हूं मैं। पंप जो होता है विंच के सहारे, इसके अंदर में विंच का बहुत उपयोग होता है। पावर विंच इसमें यूज होती है, हैंड विंच में काम नहीं करेगा, क्योंकि इतना हैवी लोड को आप लीवर से घुमा नहीं सकते। ठीक है, मतलब एक स्मॉल हॉलेज जैसे क्रेन में होता है ना, या आपने घर बनाने के टाइम पर बड़ी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ के कभी देखा हो, तो ठीक है ना, जो मटेरियल उठाने के लिए क्रेन का यूज किया, वो क्रेन नहीं है एक्चुअली। ठीक है, वो विंच ही है। उसका वो बूम बल्क क्रेन जैसे दिखता है, बाकी अंदर विंच का ही है उसका अंदर में। वो उसको चलाते हैं और मटेरियल ऊपर चला जाता है। वो क्रेन अलग है, क्रेन उठाती है, ये उठाता नहीं है मटेरियल। ये विंच जो है इसके अंदर में वायर ऊपर में जो जाता है वो लपटता रहता है। ठीक है, आप भी छोड़ते जाता है, तो वो जो बूम आपको दिखाई देती है बड़ी बिल्डिंग के ऊपर में इतनी लंबी, ठीक है ना, ऐसे, ये लिफ्ट नहीं करती। इसमें से रोप यहाँ से जाता है ऐसे, और यहाँ पे छोटा सा हाले सिस्टम होता है जिसको विंची बोलते हैं। इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, और रस्सा नीचे जाता है, इसमें मटेरियल फंसा देते हैं, मटेरियल ऊपर आ जाता है। ये ज्यादा कैपेसिटी का नहीं होता, छोटा ही होता है, तो 1 टन मैक्सिमम 1.5 टन का ही रखते हैं लोग। ठीक है, तो ये पावर विंच, ये कहलाता है पावर विंच, और जो नॉर्मली हम लोग इसको क्रेन के नाम से जानते हैं। और ये क्रेन एक अलग चीज है। क्रेन अपने आप में बूम ताकत से उठाती है किसी भी चीज, ये उठाती नहीं है, ये खींचती है। ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द सम सेमी परमानेंट पंप इन सॉफ्ट साइड कॉल्ड इंसेट। देखिए, बोला ना इंसेट में हम आपको, ये इंसेट कहलाता है। ये इंसेट बनाना पड़ता है। यहाँ पर नीचे में हम स्मॉल पंप लगाते हैं, और उसके बाद पानी को हम इंसेट में डालते हैं, इंसेट से हम ऊपर पानी को फेंकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज है, इंसेट की आवश्यकता क्यों होती है, वाई इट इज नीडेड। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ब्लास्टिंग नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, इंसेट में घुस के आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते नीचे में कि चलो पत्थर उड़ के तो हमको लगेगा ही नहीं, तो वो टकरा के पत्थर आ जाएगा। ठीक है, और वो ठीक भी नहीं है, फ्यूम्स आएगा, वो कभी भी अलाउ नहीं किया गया है इंसेक्ट को ब्लास्टिंग शेल्टर के रूप में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप, किस टाइप का पंप यूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन बनेगा दो, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग वेंटिलेशन में। देखिए, वेंटिलेशन, सभी अंडरग्राउंड माइन का अपने लोगों ने ट्रेनिंग किया है, तो वेंटिलेशंस के लिए यहाँ पर नॉर्मली शाफ्ट सिंकिंग जब करते हैं तो 25 मीटर से ज्यादा जब डेप्थ हो जाती है, तो जब डेप्थ 25 मीटर से ज्यादा होती है तो हमको यहाँ पे वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके पहले हमको नॉर्मली नेचुरल वेंटिलेशन, यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेशन है। ये नेचुरल वेंटिलेशन से हमारा काम चल जाता है कब तक, वेंटिलेशन से काम चल जाता है अप टू 25 मीटर। ठीक है, अप टू 25 मीटर। यहाँ पे 25 मीटर से जैसे ही एक्सीड करता है ये, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लगेगा, मैकेनिकल वेंटिलेटर लगेगा। मैकेनिकल, ये थंब रूल है एक्चुअली, ये कानून बीजीएमएस का नहीं है। ठीक है, वेंटिलेशन होना चाहिए ये बोलता है। ठीक है, पर यह है कि प्रैक्टिस में है, और ये इंटरनेशनली इसको मानते हैं, इसलिए क्वेश्चंस के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे मेन चीज है कि हमको फोर्स ऑक्सिलरी फैन यूज होता है यहाँ पर, मैकेनिकल वेंटिलेटर में ऑक्सिलरी फैन। ये ऑक्सिलरी फैन जो होता है,
ये जो है मैकेनिकल वेंटिलेटर मतलब यहाँ पे ऑक्सिलरी फैन, और यहाँ पे हमको फोर्सिंग फैन का ही उपयोग करना पड़ता है। फोर्सिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन का यूज नहीं करते हैं। हमारे पास में ऑक्सिलरी फैन दोनों टाइप के मिलते हैं, एग्जॉस्ट और फोर्सिंग। वो अलग से नहीं आते हैं, उनको उल्टा लगा दो तो फोर्सिंग हो जाते हैं, और सीधा लगा दो तो फोर्सिंग हो जाते हैं, उल्टा लगाओ तो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो एक ही फैन है वो। क्योंकि वो फैन तो आपने सभी देखा होगा, एक ड्रम ड्रम होता है ना जिसमें डीजल आता है, नॉर्मली डीजल या हाइड्रोलिक माइंस में आता है, वो ड्रम टाइप का ही रहता है ये। ठीक है, इसके अंदर में फैन की ब्लेड लगी होती है ऐसे, और यहाँ से डक्टिंग लगा देते हैं, इधर से भी डक्टिंग लगा देते हैं। इसके अंदर में मोटर लगी होती है, ये पंखा चलता है तो हवा इधर खींचता है। अब इसको उल्टा लगा देंगे तो हवा इधर से खींचने लगेगा। ठीक है ना, वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर हमें 300 क्यूबिक मीटर पर मिनट का कैपेसिटी का फैन चाहिए, और 300 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी का फैन के लिए 20 HP का मोटर लिख लीजिए आप लोग। 20 HP का मोटर लगता है इसमें, फैन में आपको खरीदना वही पड़ेगा। और डायमीटर जो है वो 60 सेंटीमीटर का डाया चाहिए फैन का। ठीक है, ये दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो तीनों चीज हो गई। 300 क्यूबिक मीटर आपको पर मिनट हवा चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आता है 20 HP मोटर का फैन, और 60 सेंटीमीटर डाया का। ये एक स्टैंडर्ड है, मार्केट में बहुत अवेलेबल है, इसमें उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, आप देखिए ये अरेंजमेंट बना के रखा हुआ है। शाफ्ट क्या है, कभी भी हमारा रेगुलेशन क्या बोलता है कि हमको 2 आउटलेट चाहिए किसी भी माइन के लिए। 2 आउटलेट। जब आप शाफ्ट बनाएंगे तो आपको 2 शाफ्ट बनाना पड़ेगा, या फिर एक इंक्लाइन बनाइए। इतनी बड़ी बेवकूफी कोई नहीं करता कि एक शाफ्ट बनाओगे एक इंक्लाइन बनाओगे। तो दोनों ही शाफ्ट बनाना है आपको। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक तो ऑक्सिलरी पंखा लगा दिया आपने इंडिपेंडेंट। दो तरीका है इसका, ये देखिए यहाँ पे 0.6 मीटर डाया दिया है। अभी 0.6 का ही आता है, 0.4 डाया का पंखा नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर फैन लगा हुआ है, और इस जगह पे अभी यदि दोनों साइड बहुत नजदीक नजदीक में है, 30 35 25 मीटर, 25 मीटर 30 मीटर के अंदर में है, तो एक बड़ा फैन लगा के भी हम इसको ट्यूब से हवा भेज सकते हैं। और नहीं तो हमको इंडिपेंडेंट ऑक्सिलरी फैन लगाना पड़ेगा। 300 क्यूबिक मीटर हवा हमको इसको देनी पड़ेगी, 300 क्यूबिक मीटर हवा इसको देनी पड़ेगी। और इसके अंदर में यदि हवा हमको इधर देना है, तो इसके अंदर में यहाँ पे क्लोजिंग के लिए अरेंजमेंट होता है, उसको डैम्पर बोलते हैं, याद रखिएगा। जिसको बंद करने के लिए जो सिस्टम होता है वो डैम्पर कहलाता है, डैम्पर। वेंटिलेशन सर्किट को एक साइड बंद कर देंगे तो यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है, वो डिजाइन रहती है, उसको बंद कर दोगे तो हवा इधर जाना बंद हो जाएगी, इधर हवा जाएगी। जब इधर बंद करना तो यहाँ पे लगा दीजिए, इधर जाएगी। इस तरीके से हवा दोनों में जाना तो दोनों खोल दीजिए, तो दोनों का हवा इसमें चला जाएगा, पीठ ए और पीठ बी में। अब यहाँ पे देखिए शाफ्ट के साइड में जो ब्रिक वर्किंग करते हैं, तो इसके अंदर में मैंने उस दिन बताया था आपको कि शाफ्ट के चारों साइड में बकायदा लेंथ में सिस्टमेटिकली बोल्ट डाले जाते हैं। इसके अंदर में ऐसे सब डिजाइन करके डाले जाते हैं ना। ये बोल्ट जो होते हैं, बहुत सारे बोल्ट, ये ज्यादा गहरे नहीं होते हैं, पर आजकल गहरे बनाते हैं इसीलिए है कि ये शाफ्ट का सपोर्ट भी कर देते हैं लोग। अकेला ब्रिक वर्क में ही कंक्रीट के अंदर में वो हुक नहीं फंसाते हैं, अंदर तक कर देते हैं, पहले ही कर देते हैं। तो इससे एडवांटेज क्या मिलता है कि हमको साइड का सपोर्ट भी हो जाता है। पहले ये रूफ बोल्टिंग सिस्टम था नहीं, इसीलिए क्या करते थे लोग कि ब्रिक वर्क का जो कंक्रीट करते ब्रिक वर्क करते थे या कंक्रीट करते थे, इसी में एक एंगल फंसा देते थे ऐसे, और कंक्रीट कर देते थे। इसका ये एंगल का से ही यूज किया जाता था वेंटिलेशन ट्यूब को टांगने के लिए। अभी क्या करते हैं, हम लोग बोल्ट डाल देते हैं, और बोल्ट एकदम लाइन से डालते हैं ताकि हमको पाइप डालने के लिए। अब हैंग कहाँ करेंगे, वाटर का पाइप है। उस दिन डिजाइन मैंने बताया था कि कैसे बोल्ट आजकल बन रहा है। ठीक है, डक्टिंग को करने के लिए
केबल, यदि माइन में कभी स्टोरिंग करना तो उसके लिए, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे लाइन हम बना के रखते हैं। डक्टिंग है, पाइपलाइन की वाटर है, इलेक्ट्रिक केबल, इलेक्ट्रिकल केबल है। हो सकता है कि आपको दो केबल डालना पड़े, वो भी है। स्टोरिंग की पाइप रेंज डालना पड़े, पाइप रेंज। यदि आपकी माइंड में गैस, आजकल मीथेन गैस का जमाना आ गया, तो मान लो मीथेन गैस यदि आप खदान से निकालते हैं तो उसकी पाइपलाइन को टांगेंगे कैसे? बाद में बहुत मुश्किल है। तो पहले से ही ये हुक बना के रखते हैं, ये शाफ्ट में बाहर निकला रहता है। और इसमें बेयरिंग प्लेट भी रहती है, जो बताया था। बेयरिंग प्लेट नॉर्मली ऐसे बन के आती है आजकल, ऐसे तिरछी रहती है। इसका नाम एक होल रहता है। और ये जो बोल्ट होता है, ये बोल्ट में नट यहाँ पे टाइट हो जाता है, तो इसके अंदर में यहाँ पे एक छेद होता है, ठीक है। ये छेद है, इसमें आपका 5 mm, 4-5 mm का वायर जा सकता है। इसमें तो और मोटा जा सकता है। तो आप इसके अंदर में कुछ भी फंसा के, चाहे क्लैम बनाइए, देखिए इसने क्लैम बना दिया है। ये क्लैम बना के भी उसमें टांग सकते हैं आप, या आप उसमें तार बांध के भी इसको ऐसे फंसा सकते हैं, क्योंकि वेंटिलेशन के पाइप तो बाद में निकल जाएंगे ना। इसको डक्टिंग बोलते हैं हम लोग। ये डक्टिंग तो बाद में आपकी निकल जाएगी। ये है इसका वेंटिलेशन का अरेंजमेंट। और फेस से ये नॉर्मली डक्टिंग जो है, ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ता है कि आपका फेस से 3 मीटर के अंदर में हवा हो, 3 मीटर में, विद इन फेस का बॉटम हो गया, विद इन 3 मीटर ऑफ बॉटम, बॉटम ऑफ साफ, 3 मीटर से बॉटम ऑफ द साफ्ट में, इसके अंदर में होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, बॉटम ऑफ साफ्ट, ये हो गया वेंटिलेशन। देखिए, इसमें एक पॉइंट और दिया है। वो पॉइंट ये बोलता है कि नीचे में हम ब्लास्टिंग करते हैं, पिट बॉटम में हमको जब ब्लास्टिंग करना पड़ता है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्लियर विजन दिख रहा है, ये साफ्ट है हमारा। यहाँ तक हमने यहाँ से पाइप डाल दिया, पाइप मतलब डक्टिंग। फैन तो हमारा यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से हवा हम फोर्सिंग कर रहे हैं, हवा ऐसे जा रही है। किंतु नीचे में जब हम ब्लास्टिंग करेंगे, तो हर बार ये रिजिड डक्ट, जो रिजिड बोलते हैं इसको, रिजिड डक्ट को हम बार बार खोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा दिक्कत है। रिजिड डक्ट को रिमूव करना हर बार संभव नहीं है, रिमूव करना, ठीक है ना। ये हर बार संभव नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, नीचे में 15 से 20 मीटर, 15 to 20 मीटर फ्लेक्सिबल डक्टिंग लगाते हैं। फ्लेक्सिबल डक्टिंग, ये फ्लेक्सिबल डक्टिंग दो टाइप की आती है आजकल। फर्स्ट आती है कैनवास की, देखिए ये एन है ना, कैनवास की आती है। और दूसरा आती है पीवीसी की। आजकल पीवीसी की बहुत आने लगी, ठीक है। पीवीसी के हल्की तो नहीं होती है, किंतु ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है। कैनवास की क्या होता है, थोड़ा सा भी कुछ लगता तो फट जाती है बीच में से। ये पीवीसी की थोड़ा मजबूत पीवीसी आता है, और उसका यूज होता है। तो नॉर्मली आपके पास जो अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है कि जब ब्लास्टिंग करने का टाइम जाएंगे, तो इस जगह पे हम उसको, आपका जो सिंकिंग बकेट है उसको रोक कर, दो आदमी पर, इसमें एक तार बंधा होता है ऑलरेडी पहले से, इसको हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ टाई कर देते हैं। और ये डक्टिंग का जो एंड पोर्शन है, ये भी एक विंच से जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी विंच लगती है। मतलब आप शाफ्ट सिंकिंग के आसपास का अरेंजमेंट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ आ गए, इतनी सारी विंचेस लगी होती है शाफ्ट के चारों तरफ। ये एरिया पूरा भरा रहता है विंचेस से।
और यहाँ टब भी चलने को जगह चाहिए, मटेरियल निकलता है, ठीक है, सूट भी चाहिए, है ना। तो इस जगह पे आदमी को आने जाने के लिए जगह भी चाहिए, तो पूरा भर जाता है ये एरिया, ठीक है। बड़ा सिस्टमेटिक बनाना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज आप चल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे विंचेस से क्या करते हैं, इसको आके यहाँ पे विंचेस को जैसे ही चलाते हैं, पंखा बंद करना, तो विंचेस को हम लपेटते हैं तार को, तो ये घूम के यहाँ आ जाती है। और जब ये आदमी यहाँ पर रहता है तो इसको बकायदा यहाँ पे फंसा के छोड़ देता है, ताकि ये फालतू में हवा में इधर उड़ती ना रहे, इसको यहाँ फंसा देता है। और उसको ब्लास्टिंग कर देता है। ब्लास्टिंग करने के बाद में फिर क्या है, आदमी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ से जैसे ही रिलीज करेगा, डक्ट आपके नीचे लटक जाएगी और यहाँ से फैन स्टार्ट कर देगा। मतलब इसको इस तरीके से रखा जाता है कि प्रेशर जैसे विंच खोलेगा, ये पूरी की पूरी भड़बड़ा के नीचे चली जाएगी, ठीक है। और 3 मीटर तक हवा आना चाहिए। हवा का प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि डक्ट को आप कितना ऊपर तक रख सकते हैं। यदि प्रेशर ज्यादा है आपके पास तो थोड़ा पीछे रखिए, प्रेशर कम है तो आगे रखिए। तो 3 मीटर तक आपको हवा मिलनी चाहिए। नॉर्मली ये डक्ट को 4 से 5 मीटर, 6 मीटर। और वेंटिलेशन जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसका मैं डिटेल बता दूंगा कि हवा कैसे नापते हैं इसमें, ठीक है। 5 to 6 मीटर पीछे में रखी जाती है, इसको मैं पीछे कर देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, पीछे रखी जाती है, ठीक है।